जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि NCERT की जो फाउंडेशन की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपको टेस्ट सीरीज़ करा रहा हूं, और आज की क्लास में हम NCERT पॉलिटी क्लास 11th का पार्ट 2 करेंगे और इसी में कुछ क्लास 12th के भी क्वेश्चंस करेंगे। बाकी क्लास 6 to 10th क्लासेस सारी कंप्लीट हो चुकी हैं पॉलिटी की, तो आप उसे अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा, अन्यथा आपको समझ कुछ भी नहीं आने वाला। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में संवैधानिक प्रक्रिया का अनुकरण किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 1991 में आपके न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, ये बात कब की है? आपकी 1991 की। न्यायाधीश को हटाने का असफल प्रयास 1991 में पहली बार संसद में 108 सदस्यों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव हस्ताक्षर किया गया था। इन पर आरोप लगाया गया था रामास्वामी पर कि पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने वित्तीय अनियमितता की है और संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। क्लियर? एक वर्ष के बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें वी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों को धज्जी उड़ाने के नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया। ठीक, दोषी पाया गया। इतना कठोर आरोप होने के बावजूद भी संसद में जो अभियोग होता है, क्योंकि आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए संसद का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन उसके बाद भी ये हटे नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद ही नहीं दिया, और 2/3 बहुमत चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? मतदान में भाग ही नहीं लिया, और जब भाग नहीं लिया तो प्रस्ताव आपका पास ही नहीं हो पाया। समझे? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारत के सभी अदालतों पे मानना पड़ता है, तो ये तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय किसी अदालत से मुकदमा अपने पास मंगवा सकती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करती है, ये भी सही है। अब आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला नहीं कर सकती, ये तो गलत है। आपसे असत्य पूछा है तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास फैसला पावर होता है कि वह कर सकती है। और अभी आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज को इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि उनके घरों से पैसे मिले थे। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाई गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्लोकन करने की शक्ति किसके पास है? भारत के जो उच्चतम न्यायालय है, उनके द्वारा सुनाया गया निर्णय या दिया गया कोई आदेश, उस आदेश को पूर्ण अवलोकन करने का शक्ति किसके पास है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया अगर कोई उद्देश्य है, तो यहाँ पे पूछा है पुनरावलोकन, मतलब इसको दोबारा विचार करना, तो दोबारा विचार करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को ही है। अनुच्छेद 137, आर्टिकल 137 उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्लोकन करने की शक्ति है। ठीक है? अब यहाँ पे बहुत लोग मालूम क्या मारते, ये आंसर मारते, लेकिन आंसर गलत हो जाता। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और कारण दिया गया है, आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए
मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को निरस्त कर सकती है। ओके। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को निरस्त कर सकती है। कथन तो सही है, लेकिन इस कथन से ये रीजन तो आपका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। और रीजन तो छोड़िए, ये जो कथन दिया हुआ है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि हमारे संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का यूज नहीं किया गया है, नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। तो ए सही, आर गलत है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में जनहित याचिका PIL को मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया है? तो PIL आपका दक्षिण अफ्रीका। विश्व के अनेक न्यायालय, खासतौर दक्षिण एशिया और अफ्रीका में भारत की ही भांति न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने संविधान में जनहित याचिका को मौलिक अधिकार की सूची में सम्मिलित किया है। कथन दिए हुए हैं, इन कथनों पे आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। भारत का राष्ट्रपति किसी लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। ओके, ये कथन तो सही है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये किसी लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक युक्त समय के भीतर परामर्श देने के लिए बाध्य होता है। देखिए, बाध्य तो नहीं होता है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय पर वह मतलब सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी भी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों को सुलझाने सर्वोच्च न्यायालय का क्या है? तो संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, वरिष्ठतम न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, ऐसा किए जाने का क्या आधार है? तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। ऐसा करना क्या है? एक विकसित परंपरा है। ये एक परंपरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से एक परंपरा बनी हुई है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उन्हें इस पद पर नियुक्त किया जाता है। इस परंपरा को 2 बार भारत में तोड़ा भी गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे, न्यायमूर्ति भी यहाँ लिखा है मैंने, न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। कब? 1973 में। और दूसरा 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति M.H. बेग को नियुक्त किया गया था। 1975 में आपका H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए M.H. बेग को नियुक्त किया गया था। 2 बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि इस परंपरा को तोड़ा गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए
उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत के राज्य और इनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में आपके विनिर्दिष्ट हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया को किस रूप में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ या फिर यूनियन नियुक्त किया गया है, मतलब वर्णित किया गया है, मैं नियुक्त बोल रहा हूँ। संविधान के अंतर्गत शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा किस सूची का है? राज्य सूची है या फिर ये केंद्र सूची है या समवर्ती सूची है, संघ सूची है? तो ये आपका समवर्ती सूची है। ठीक है, शिक्षा आपकी समवर्ती सूची है। बाकी समवर्ती सूची में और क्या आता है? तो कृषि की भूमि आ गई आपकी, कृषि भूमि के अतिरिक्त, ठीक, वन आ गया, मजदूर संघ आ गया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की संसद, एक मिनट, हाँ, भारत की संसद किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र से अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारत की जो संसद है वह राज्य में उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्य के अस्तित्व, उसके भौगोलिक सीमाओं के स्वायत्त पर संसद का निर्णय ले सकती है। संसद किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके या फिर उसको मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो अनुच्छेद 3 कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है रीजन। संघ सरकार ने सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देता है जब देश में किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो जाए। तो 33 और 34 ये आपका, जब देश किसी क्षेत्र में सैनिक शासन मतलब मार्शल लॉ लागू हो जाए, तो ये 33 और 34 की बात कर रहा है। और ये मार्शल लॉ जब लागू होता है तो उस टाइम पे सैन्य शक्ति बढ़ा दी जाती है। और ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार दे देता है कि ऐसी स्थिति में केंद्र या राज्य में किसी भी अधिकारी के द्वारा अगर शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसके बहाली के लिए किसी कार्य को सौंपा जाएगा तो वह उसे जायज़ करार दे सकेगी। तो ये कथन आपका सही है और ये सशस्त्र बल, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूलन प्रभाव ना पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य के ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। उपरोक्त प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 257 क्लॉज ए में ये आपका जो ऊपर ये प्रावधान दिया हुआ है ये सब आपका वर्णित है। 257 क्लॉज 1 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत के किस प्रांत की सरकार ने 1977 के दशक में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज का प्रकाशित किया था? तो भारत के किस प्रांत की सरकार ने 1977 के दशक में केंद्र और राज्य सरकार के संबंध को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज को प्रकाशित किया था? तो ये काम किया था पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारिया आयोग, केंद्र और राज्य के संबंध से कोई भी जुड़े मामले हैं तो उनकी पड़ताल करने के लिए
सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो केंद्र और राज्य से संबंधित जो भी मामले होते थे उनकी पड़ताल करने के लिए जो आपका सरकारिया आयोग है इसका गठन किया गया था 1983 में। एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सरकारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट को सिफारिश की थी और राज्यपाल को किया था। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये बना कब था? ये बना था आपका 1983 में। सरकारिया गठन कब हुआ था? 1983 में। और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी कब थी? अगर आपसे पूछ दे मतलब अपनी रिपोर्ट इसने सबमिट की थी 1998 में। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। तो 1998 में सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंपा था जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति करने को अनिवार्य किया गया और निष्पक्ष होकर राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। ठीक है, गठन हुआ था इसका 1983 में। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत में आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त भारत का वायसरॉय कौन था? तो आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए और उस टाइम भारत का वायसरॉय कौन था? रिपन था। ठीक है, भारत का वायसरॉय उस टाइम पे रिपन था और उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की और उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड क्या कहा जाता था? मुकामी बोर्ड कहा जाता था। मुकामी बोर्ड का मतलब होता है लोकल बोर्ड। ठीक है, इंग्लिश में। रिपन ने किया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची के अंतर्गत थे को पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिया गया और इसे पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित किया जाना है। ओके, ऐसे 29 विषय हैं जो पहले राज्य सूची के अंतर्गत थे और 11वीं अनुसूची में दर्ज किया गया और इन्हें पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित। सही बोला है, ये सही है। प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह उन 29 विषय को पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित करे। ये गलत है। अधिकांश मामलों में इस विषय में संबंध होता है वो स्थानीय स्तर पर होने पर विकास के और जो कल्याण कांड होते हैं उसमें कामकाज से होते हैं, तो इसको अगर हम उनसे नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसमें बोला है पहला, सिर्फ पहला कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए स्थानीय शासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया था? आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून कब बनाया गया था? तो भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के 73वें संशोधन के प्रावधान से दूर रखा गया था और ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे। लेकिन सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बनाया गया और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरों को इन क्षेत्रों में भी शामिल कर लिया गया था। क्लियर? तो याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन 1996 73वां जो संशोधन था उसमें इनको दूर रखा गया था। कथन दिया गया है, बताना है आपको। प्रत्येक राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि वह एक राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे। राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने की होगी। ये बात तो एकदम सही है।
राज्य चुनाव आयुक्त भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करता है। ये कथन आपका गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी ऑटोनॉमस है। प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी होता है और वह उसका कार्यालय जो भारत का चुनाव आयोग है उससे संबंधित नहीं होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत में शहरी इलाकों के रूप में किसी क्षेत्र की पहचान के लिए मानक के रूप में तय नहीं की गई है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत में शहरी इलाकों के रूप में किसी क्षेत्र की पहचान के लिए मानक के रूप में तय नहीं की गई है? तो कौन सा क्षेत्र है? इलाके की जनसंख्या कम से कम 50,000 हो, इलाके के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75 गैर कृषि कार्यक्रम से संलग्न हो, इलाके की जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम हो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर यहाँ बोल रहा है कि कौन सा तत्व भारत के शहरी इलाकों में, तो अगर हम देखें मुंबई अथवा कलकत्ता की बात करें, बड़े नगरों की, तो इनको पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जो शहरी इलाके के गांव और नगर के बीच जो होता है उन्हें पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा करना जरूरी माना गया और ऐसे इलाके जो कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो, इस इलाके में कामकाजी पुरुष 75% हो, तो ये तो होगा। ठीक है, खेतीबाड़ी में हो, जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो, तो ये भी होगा। और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाके में है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 31% जो हमारी जनसंख्या है वह शहरी इलाके में रहती है। तो यहाँ पे तय नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 50,000 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 5,000 है। क्लियर? संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत हस्तांतरणीय विषय बनाया गया। राज्य सरकार के द्वारा किसी स्तर की शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत हस्तांतरणीय विषय बनाया गया है और राज्य सरकार के द्वारा कौन सी शिक्षा है जिसको वो इसके अंतर्गत कर सकती है? तो वह है आपका प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षा को वह पंचायती राज के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा सकता है। भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात किस वर्ष किया गया था? अगर सूत्रपात किस वर्ष किया गया था, तो संविधान के 73वें और 74वें जो संशोधन हुआ था आपका, संविधान का 73वां और 74वां जो संशोधन था, उसके बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे और इस सिलसिले में पहला नाम आता है वर्ष 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए कि समुच्च भारत की आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस तरह गांव में एक गणराज्य होगा। यह कथन किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है? भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए कि समुच्च भारत की आज़ादी, ठीक, आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस तरह हर गांव में एक गणराज्य होगा। इसका मतलब है कि हर गांव को हमें क्या बनाना है? आत्मनिर्भर बनाना है।
और इसी चीज़ को आज के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर चल रही है। आत्मनिर्भर बनाना है, अपने मामलों को वो खुद निपटाने में काबिल हो, इसलिए पंचायती राज सिस्टम को मोटिवेट किया गया, बढ़ावा दिया गया, उससे बनाया गया। गांव के ढांचों को आगे बढ़ाया जाए, फैलते उनको अच्छा किया जाए, जीवन की एक पिरामिड की तरह हो जिसमें शीर्ष आधार पर टिका हो। ये कथन महात्मा गांधी जी के थे। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायत को गठित करने में छूट प्रदान की गई है? ये सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर 11 के हैं। फिर से क्लास 11 के हैं। मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लास 11 के हैं। 12th के अभी तक मैं नहीं आया हूँ, जब 12th आऊँगा तो आपको बता दूंगा। तो बताइए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायतों को गठित करने में छूट प्रदान की गई है? तो वह मंडल तालुका पंचायत गठित करने की उन्हें छूट प्रदान की गई है। अभी सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे यानी पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक या एक से ज़्यादा गांव होते हैं, ठीक है। मध्यवर्ती स्तर पे यानी बीच में पायदान पर खंड आता है, जिसे ब्लॉक कहते हैं हम, या तालुक भी कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका भी पंचायत कहते हैं। जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं वहाँ मंडल या फिर तालुका पंचायत मध्य स्तरीय को बनाने की जरूरत नहीं है। फिर सबसे ऊपर पायदान पर आपका जिला पंचायत होता है। इसके दायरे में जिला का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। 3 स्तरीय होती हैं, सबसे नीचे, बीच में, फिर ऊपर। सबसे ऊपर जो होता है वह आपका होता है जिला पंचायत, ठीक। बीच में आपका आता है ब्लॉक, जिसे खंड कहते हैं, ठीक है। और जो सबसे नीचे होता है ये आपका होता है ग्राम पंचायत। जो जिले छोटे होते हैं वहाँ पे ये नहीं बनता है। यहाँ पे आपका बीडीओ बैठता है, ये आपका हो जाता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पे एसडीएम या फिर डीएम लेवल के अधिकारी बैठते हैं, या फिर एसडीओ बैठते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? और ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू होती जाएंगी, जैसे जैसे एनसीईआरटी सार संग्रह और भी क्लासेस आपकी आ रही हैं। मैं एनसीईआरटी में और अपग्रेड कर रहा हूँ क्लासेस को, तो उसके हिसाब से आपके ये एमसीक्यू आपको मिलते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहला काम। दूसरा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, अगर किसी आंसर में डाउट है या कोई आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अपने सुझाव, अपने आप पॉइंट मेरे सामने रख सकते हैं थ्रू कमेंट। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।